हेलो एवरीवन। आज से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन। फ्रेंड, रेस्पिरेशन भी एक बड़ी टॉपिक है जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम लोग 4 से 5 वीडियो में पूरी रेस्पिरेशन को कवर कर लेंगे, तब मैं पूरे रेस्पिरेशन का एक वन शॉट वीडियो दे दूंगा जिसमें कंप्लीट रेस्पिरेशन एक ही वीडियो में होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में एक एक सब टॉपिक को, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस को एक वीडियो में, क्रेब साइकिल को एक वीडियो में, इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। ये जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ये रेस्पिरेशन होता क्या है, इसको बहुत लोग डिटेल से नहीं पढ़ते। रेस्पिरेशन के टॉपिक आते ही सीधे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते हैं, क्रेब साइकिल में चले जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है? और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को रेस्पिरेशन के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोई भी सेल, कोई भी लिविंग सेल होती है, उस सेल को अपना जीवन चलाने के लिए, यानी सर्वाइव करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी की आवश्यकता होती है कहने का मतलब, कुछ हिट दे दिया जाए सेल को तो सेल हाँ हाँ मुझे तो एनर्जी मिल रहा है कह के जीवित रह जाए, या कोई सा बाहरी एनर्जी दे दिया जाए तो सेल जीवित रहे, ऐसा नहीं होता। किसी भी एनर्जी को हम सेल को दे देंगे तो सेल जीवित नहीं रह सकता। तो सेल को एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। जैसे मान लो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये एक सेल है, ठीक है? और इस सेल को एनर्जी की आवश्यकता है, तो वो जो स्पेशल एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एटीपी, जो एक तरीके का केमिकल एनर्जी होता है। तो ये जो एटीपी हैं, ये एटीपी बनते कैसे हैं? ये हाई एनर्जी कंपाउंड को ब्रेक करने पर बनते हैं। कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड को ब्रेक कर दिया जाता है और उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, या एटीपी बनाया जाता है उस एनर्जी से, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि हाई एनर्जी कंपाउंड को तोड़कर एटीपी बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी जो हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड हैं या हाई एनर्जी वाले कंपाउंड हैं, उनको तोड़ करके एनर्जी बनाना यानी एटीपी बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन केवल एक अच्छा वर्ड नहीं है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है ना? तो पूरे हम लोग इस वीडियो में और आगे आने वाले 3-4 वीडियो जो होंगे, 4 से 5 वीडियो हो सकते हैं, तो उनमें हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पेशेंटली देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हाई एनर्जी वाले कंपाउंड को तोड़ करके एटीपी बनाना रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिच कंपाउंड बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? जैसे कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है, हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड होता है। इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है, ग्लूकोज को तोड़ करके CO2 बनाने का प्रोसेस, जिसमें 38 एटीपी बनते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग किसे कहते हैं? जिस प्रोसेस में प्रोटॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले या फिर CO2 निकलता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। या ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है मेनली, या फिर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिच कंपाउंड बनाना कहलाता है रेस्पिरेशन। और एनर्जी रिच कंपाउंड कौन होते हैं? एटीपी। अब देखिए, हमने क्या देखा कि जनरली हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड कौन होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन में। अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देखे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस के जस्ट बाद होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में उस ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बनाया जाता है। क्योंकि जो प्लांट ग्लूकोज बनाए हैं, उस ग्लूकोज को हर जगह पे प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ग्लूकोज को तोड़ो, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन लो, काफी लंबा प्रोसेस है ना? तो
ग्लूकोज को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा जाता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करने के बाद में जो एनर्जी उससे प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी से एटीपी बना करके रखा जाता है। यानी उस एनर्जी को एटीपी में यूज़ किया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कंप्लीटली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, जिसको कंप्लीट ब्रेक डाउन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें O2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस में टोटल हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। लेकिन एक दूसरा भी रास्ता है, जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वो भी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सकते हैं हम लोग, 38 एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्यों हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करना? हम तो एरोबिक ही कराएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। अगर कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन सेल तक ना पहुंच पाए, तो उस समय सेल क्या भूखे मर जाएगा? उसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सेल उसके लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे भी तो चाहिए होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। या ऐसा समझो, प्रिमिटिव समय में जब ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में रहा करता था, फ्रीली O2 फॉर्म में नहीं पाया जाता था मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तब क्या सेल नहीं थे? सेल तो थे, तो उनको एटीपी कहाँ से मिलता था? उनको एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही मिलता था। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलना शुरू हुआ, बाद में प्लांट में मॉडिफिकेशन हुआ और एरोबिक रेस्पिरेशन चलने लगा, यानी सेल में मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है? इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था, पहले प्रिमिटिव टाइम में जो सेल थे, वो सेल क्या करते थे, क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में जनरली प्रोकैरियोट सेल थे, तो वो सेल क्या करते थे, ऑक्सीजन नहीं होने पर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता था उनके साइटोसोल में, जहां पे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते थे। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुवेट बन जाते थे, उस पायरुवेट को कंप्लीट करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक स्टेप आगे चला दिया जाता था। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी भी हम डिकॉर्ड कर सकते हैं ह्यूमन के स्केलेटल सेल में। जैसे कोई एथलीट वगैरह ना हो और जल्दी भागना पड़े, तो हमारे बॉडी को या हमारे हार्ट को इतनी आदत नहीं है कि वो ज्यादा मात्रा में ब्लड पंप करे। तो जब हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, भागते हैं, तो हाँफने लगते हैं ना, उस दौरान हमारे बॉडी के सारे अंगों में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचते, तो जो हमारे मसल्स होते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स में भी ऐसा देखने को मिला है, और ईस्ट में। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। क्या करा जाता है? फॉस्फोराइलेशन। मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ने पर एनर्जी निकलता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले से ही साइटोसोल में घूमता रहता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जोड़ा जाता है, यानी फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। और वो फॉस्फेट कैसे जोड़ा जाता है? ये जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज को तोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है एटीपी। यही प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस ही होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन कितने तरीके से होते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम लोग किसे कहते हैं? जैसे कोई एक कंपाउंड है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो कंपाउंड अपना फॉस्फेट दे दे एडीपी को, यानी किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ फॉस्फेट दे दिया जाए एडीपी को और एटीपी बन जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसे कहेंगे? जब कोई कंपाउंड टूटे और टूट करके एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाए और एटीपी बनाया जाए, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हम लोग जो रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो कंप्लीटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टाइप होने वाला है। सिर्फ 2 स्टेप होते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन में हमें क्या-क्या पढ़ना है। रेस्पिरेशन में सेल ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज को तोड़ देते हैं
पाइरूवेट में। मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेंगे और उसको तोड़कर 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और 2 एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है पाइरूवेट में, तो बन जाता है पाइरूवेट। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस सारे सेल में चलता है, सारे सेल के साइटोसोल में। अब पाइरूवेट बनने के बाद पाइरूवेट को जब ऑक्सीजन नहीं होती है, तब एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप होगा। और दूसरा जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसमें पाइरूवेट को लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। मतलब पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये जो लिंक रिएक्शन होने के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करने पर क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एनएडीपीएच और एफएडीएच। ये एनएडीपीएच और एफएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलने के बाद एटीपी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चला? हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, लिंक रिएक्शन पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के बाद में एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की एटीपी का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। उसके बाद पढ़ना है, कभी-कभी ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाए, तो उसका अल्टरनेटिव क्या पाथवे हो सकता है। सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। ये रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसमें हमने सीखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमें क्या पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअल में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आगे जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तब हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आने वाला है। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।